थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं इवनली प्लेस्ड है बाजार, जिस तरफ चाहे ये लेफ्ट भी ले सकता है, राइट भी ले सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको गाड़ी कैसे चलानी चाहिए ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ निकुंज जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब कई बार होता है कि एक ऐसे मोड़ पर मार्केट आ जाता है कि जो ड्राइवर सीट में बैठा है वो सोचता है कि मैं लेफ्ट लूँ, राइट लूँ, सीधा जाऊँ, रुक जाऊँ या रिवर्स जाऊँ। आप क्या सलाह देंगे? मीर, देखिए आज डिम्पी ने हरी टाई पहनी है, आपने और मैंने लाल टाई पहनी है। कोई रीजन होगा कि आज हम कलर कोऑर्डिनेटेड हैं। हाँ बिल्कुल। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, यू नो। तो जो डिम्पी जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी हरी, मैं कह रहा हूँ लाल, आप कह रहे हैं जी दोनों हैं। तो इस मार्केट के अंदर एक परिवर्तन जो आया है वो अप्रोच में आया है, और वो जो अप्रोच है वो ये है कि इस समय मार्केट में ब्लाइंड बाय नहीं करनी चाहिए, मगर अगर आपके पास शेयर्स हैं तो डर के बेच भी नहीं देना चाहिए। इस मार्केट के अंदर जो मिसिंग पीस था वह थी वॉलेटिलिटी। देखिए हम एक स्पॉइल्ड हो रखे थे 2020 में। अगर आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून में मार्केट पकड़ा तो उसके बाद एक तरफा मार्केट चला है। 2021 के अंदर मोर देन ब्रेन्स इट वाज द बुल मार्केट विच मेड मनी। तो वो जो पैटर्न है अब चैलेंज हो रहा है, और जो पैटर्न चैलेंज हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। इस समय मार्केट मेरे हिसाब से एक मच नीडेड करेक्शन फेस के थ्रू निकल रहा है। ये टाइम वाइज भी हो रहा है और ये प्राइस वाइज भी हो रहा है, और इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिल रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। HDFC बैंक पिछले 1.25 साल से कहीं नहीं गए। मैं हमारे प्रोड्यूसर महोदय से दरख्वास्त करूँगा कि वो 1 या 1.5 साल का या 1.25 साल का HDFC बैंक का लाइन ग्राफ फायर करें। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लाइन ग्राफ। देखिए कोविड की दिक्कतें सबको आई थी, और उस दिक्कतों के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है HDFC बैंक को बेहतरीन रूप से आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए HDFC बैंक पिछले 52 हफ्तों में, इन लास्ट 1 ईयर, HDFC बैंक इन अ बुल मार्केट हैज़ गिवन यू नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसी बुल मार्केट के अंदर 35% का रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों है जी? बिकॉज सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। सेक्टोरल रोटेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर आप देखें तो DIs ले रहे हैं, FIs बेच रहे हैं। DIs टिपिकली एक मीन रिवर्जन पे हमेशा बेट करता है। DIs का टिपिकली मानना रहता है भी हम ऐसे क्षेत्र लेंगे जहाँ पर पिछला 5-6 साल खराब गया है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, और क्योंकि इकोनॉमी का रुख बदल रहा है तो किन क्षेत्रों में मीन रिवीजन हो सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या PSU बैंक्स हो गए, इंडस्ट्रियल्स और सिक्लिकल्स हो गए। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनके, पावर क्षेत्र हो गया। तो आप देखिए इन शेयरों के अंदर तेज़ी आ रही है। मगर FI जो निवेश करता है, FI बोलता है जी हम उन क्षेत्रों में निवेश करेंगे जहाँ पे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, पास्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो उस डेफिनेशन से अगर आप देखें तो HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कंज्यूमर नेम्स, IT, वह सब क्वालिफाई करते हैं। मगर FI बेच रहा है, तो आप क्या बेचेंगे? जो आप ओन करते हैं। तो अगर आप FI की नज़र से देखें तो FI ओन स्टॉक्स माई कलर ऑफ टाई विच इज़ रेड, उनको अवॉइड करिए। अगर आप डिम्पी की नज़र से देखें जो एक DI है, उस नज़र से अगर आप देखें तो बाय इनटू PSU बैंक्स, इंडस्ट्रियल्स एंड सिक्लिकल, सीमेंट एंड मेटल्स, दैट्स अ बाय बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बाइंग। मैं प्रियंका को चैट से दूर नहीं रख रहा हूँ, उन्होंने ग्रे आउटफिट आज पहन रखा है। ग्रे का मतलब ये होता है कि कुछ व्यू नहीं देना चाहिए, और तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके अंदर, ऐसे सेक्टर जिनमें भी व्यू नहीं लेना चाहिए, खास करके IT, बिकॉज IT में वैल्यूएशंस महंगे, ग्रोथ कम है। IT आपको लेना पड़ेगा, मगर कब लेना पड़ेगा ये डिबेट हम कभी और करेंगे। It's a very nice observation, निकुंज, we must say. और जिस तरह कि आप जो FIs की बात भी कर रहे हैं, हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी कल शेयर की थी कि FIs की जो पोजीशन है वो पिछले 10 साल के लोएस्ट लेवल पर है उन स्टॉक्स में जिनमें उनके सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो लगातार जो पोजीशन है, यानी जहाँ FIs की होल्डिंग ज़्यादा है, आप कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है, तो मौके दूसरे ढूंढने होंगे। ऐसे में कमोडिटी साइकिल को आप कैसे देख रहे हैं निकुंज? हम देख रहे हैं कि मेटल्स ने कल एक मेटल्स 2-3 दिन से पिछले रीबाउंड सेशन दिखा रहे हैं, वहाँ एक स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन एल्यूमिनियम प्राइसेस जिस तरह से एक अच्छी खासी
हायर पे हैं। आप पिछले 1 साल में देखें तो एलमी पे एल्यूमिना का जो प्राइस है, एल्यूमिनियम का जो प्राइस है वो लगभग 57% बढ़ा है एलएमई इंडेक्स पर। तो ऐसे में कमोडिटी साइकिल से इंडिया सेंसिटिव स्टॉक्स कौन से इससे बेनिफिटेड होंगे? देखिए, आज का जो जिसे हम कह सकते हैं आउट परफॉर्मर रहेगा वो खास करके वेदांता रहेगा। वेदांता में तकलीफ क्या थी जी? वेदांता में तकलीफ ये थी कि वेदांता से जो कम्युनिकेशन आ रहा था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। 1.5 साल पहले उन्होंने बोला था जी हम डीलिस्ट करेंगे, उसके बाद उन्होंने डीलिस्टिंग की प्राइस चेंज करी, उसके बाद बोला जी हम सारे, एक इंडिकेशन आया था कि हम, ये सारी ऑफिशियल इंडिकेशन नहीं था, एक बस टाइप आई थी कि वेदांता वांट्स टू लिस्ट स्मॉल बिजनेसेस इंडिविजुअली टू क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू। फिर उन्होंने बोला जी नहीं, हम अपनी अनलिस्टेड कंपनी को को मर्ज करेंगे। एक बज़ आई थी बाज़ार के अंदर। तो मार्केट इस बात को लेके काफ़ी कंफ्यूज था कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। मगर कल की आप जो बोर्ड मीटिंग देखें उसमें वेदांता ने स्पष्ट बोला है जी हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा है, हम कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, हम डिविडेंड देते रहेंगे और अब कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वेदांता के जितने भी बिजनेसेस हैं जो अभी कमोडिटी डोमिनेटेड बिजनेस हैं उनके अंदर साइकिल अच्छी है और वेदांता अंडर परफॉर्म कर रहा था। आप एक चार्ट देखते हैं, हिंडाल्को और वेदांता को कंपेयर करते हैं। हालांकि वेदांता के अंदर क्रूड है, वेदांता के अंदर कॉपर है, वेदांता के अंदर एल्यूमिनियम का बिजनेस है, इसके अंदर निकल का बिजनेस है, तो सारी कमोडिटीज़ इस समय ऊंचे हैं। फिर भी वेदांता का जो स्टॉक है पिछले 1-1.25 साल के अंदर इट हैज़ नॉट लिफ्ट अप टू इट्स पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन। तो मुझे लगता है उसके अंदर ज़रूर एक डी रेटिंग जो हो चुकी थी वह री रेटिंग हो चुकी है, होनी चाहिए। और बिकॉज कमोडिटीज़ में इस समय अपटिक है, उस सेक्टर पे, उस कंपनी पे आज ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है मीडिया स्टॉक्स में उछाल आने की गुंजाइश है विद अ डिस्क्लोजर दैट बेनेट एंड कोलमैन स्वदेश TNN का मेजॉरिटी ओनर है और जो चैनल आप देख रहे हैं वह इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का है। मीडिया में इसलिए उछाल आना चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो मीडिया क्षेत्र है इस समय एक काफ़ी डिस्ट्रप्टिव चेंज से निकल चुका है। ग्लोबली आप देखें तो नेटफ्लिक्स का स्टॉक गिर चुका है। ग्लोबली आप देखें तो जो डिस्ट्रप्टिव चेंजेस आए थे मीडिया के अंदर वह सेटल हो रहे हैं। प्रिंट के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग वापस आ रहा है। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजर्स आर गेटिंग देयर एडवर्टाइजिंग बैक नाउ। तो अगर ऐसा होगा तो मीडिया कंपनियों पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, खास करके मल्टीप्लेक्सेस एंड न्यूज़ मीडिया रिलेटेड, बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं। इन मीडिया कंपनीज को इलेक्शन के पहले कुछ हमेशा एडवांटेज मिलता है। तो मीडिया स्टॉक्स है अंडर परफॉर्म, मुझे लगता है उसमें नज़र रखनी चाहिए। मल्टीप्लेक्सेस में हम अब एक नॉर्मल लाइफ जीने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्सेस भी काफ़ी डिप्रेस्ड है, उन पर नज़र रखनी चाहिए। और तीसरा जो क्षेत्र है, सेक्टर है, जिस पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इस समय बिजनेस ट्रैवल काफ़ी ठीक हो चुका है। तो मेरी जो थीम हम हमेशा कर रहे थे, हम रिवेंज शॉपिंग की बात कर रहे थे जहाँ कंज्यूमर वापस आ रहा था। मुझे लगता है कि अब रिवेंज तो इज़ नॉट द राइट वर्ड, पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो होगी, मीर आप और मैं ऑफिस से काम कर रहे हैं, डिम्पी ऑफिस आ रहे हैं, तो ये जो बिजनेस एक्टिविटी जो वर्क एट होम की वजह से रुकी थी उसमें नॉर्मलाइजेशन आएगा। तो उन सेक्टरों से जुड़िए जिसमें बिजनेस एक्टिविटी में नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट आएगा, खास करके होटल स्टॉक्स। अगर बिजनेस ट्रैवल करेंगे तो इन होटल स्टॉक्स को बहुत बेनिफिट होगा। सो माय थीम नाउ फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वुड बी, रादर देन लुकिंग एट कंज्यूमर रिवेंज शॉपिंग, लुक फॉर बिजनेस नॉर्मलाइजेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग। निकुंज, एक और पॉइंट भी है कि कल क्रेडिट पॉलिसी अपनी अनाउंसमेंट कर देगा कि वो दरों में कुछ चेंजेस करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उसका स्टांस क्या होगा। टफ स्टांस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। आपका टेक क्या है सर क्रेडिट पॉलिसी पे? कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसको मार्केट से अगर कोई भी स्टांस लिया जाता है तो? मीर डिम्पी, इस समय एक असमंजस या कश्मकश ज़रूर चल रहा होगा गवर्नर साहब के माइंड के अंदर कि अगर रेट नहीं बढ़ाते हैं तो वो पीछे रह जाएंगे, और रेट बढ़ाते हैं तो क्या वह जल्दी रेट बढ़ा रहे हैं, क्या इकोनॉमी डाइजेस्ट कर सकती है। सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला जी हम फिस्कल डिसिप्लिन इस क्वार्टर में मेंटेन नहीं करेंगे। हम मेंटेन इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इकोनॉमी को अभी एक्सपेंडिचर पुश की ज़रूरत है। तो अगर सरकार पुश दे रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर टाइटनिंग करता है तो क्या वो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट नहीं बढ़ाता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो क्या वो बिहाइंड द कर्व रह जाएगा, जो कि गलत बात है। US फेड रेट बढ़ाना चाहता है और बढ़ाएगा, तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बात से कॉग्निजेंट होना पड़ेगा? जी हाँ। तो कोई इजी आंसर नहीं है। देखिए, पिछला 18 महीना जो था डिम्पी,
वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक ऑब्वियस और इजी समय था। रेट कम रखिए, पेंडेमिक का इम्पैक्ट है, लिक्विडिटी बरकरार करिए, उन्होंने शानदार काम करा है। मगर अब टफ है कि किस एंगल पर अब रेट को पकड़ते हैं और लगाम टाइट करते हैं। आप टाइट नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन को अगर आप नहीं आने देंगे तो आप ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्या आपको फेड से अलाइन होना चाहिए या फिर आपको रिस्क लेना चाहिए? तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम to say what Reserve Bank of India will do, and it's a time when I would say that nobody wants to be in this seat. It's one of those difficult phases. देखते हैं कल क्या बयान निकल के आता है, फिर मार्केट का रिएक्शन भी आपसे कल ही हम एक बार फिर से समझ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज, आज समय देने के लिए, फिर से 2-4 इंपॉर्टेंट अहम मुद्दों पर आज फिर से रोशनी डालने के लिए बहुत शुक्रिया।